प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में अगला जो हार्मोन हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं वो है एथिलीन। और पहले भी हमने बताया हुआ है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि एथिलीन है द डुअल नेचर ऑफ एक्शन। इट इज बोथ इनहिबिटरी एंड सम प्रमोटरी हार्मोन लाइक नेचर हैविंग हार्मोन। तो एथिलीन जो है ये एक अकेला गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी या अकेला गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो एथिलीन गैस जिसको कि आप आयुर्वेद में एथीन के नाम से बोलते हो, इसको सबसे पहले ये कॉजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया कि एथिलीन जो गैस है ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। लेकिन पता कहे चला जो राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फल, उनसे एथिलीन रिलीज होती है। तो राइपेंड ऑरेंज यानी पके हुए संतरों के साथ कुछ अनराइपेंड यानी कच्चे केले बनाना रखे हुए थे, तो कुछ ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस निकला राइपेंड ऑरेंज से जो बनाना में गया होगा और उसको भी पका दिया। यानी पके हुए फल के साथ अगर कच्चे फल रख दिए जाएं वो भी पक जाते हैं। इसका मतलब कि राइपेंड फ्रूट पके हुए फल से जरूर कुछ निकलता है वोलेटाइल सब्सटेंस, और उसका जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो पता लगा ये एथिलीन गैस निकलती है। तो फ्रूट की राइपनिंग इंड्यूस करने में एथिलीन का बहुत बड़ा रोल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर एथिलीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्रोकेमिकल है जो हार्मोन के रूप में यूज होता है। अब एग्रोकेमिकल के रूप में एथिलीन का जो सोर्स है वो होता है इथोफोन। इथोफोन का केमिकल नेम है 2-क्लोरोएथाइल फॉस्फोनिक एसिड। तो 2-क्लोरोएथाइल फॉस्फोनिक एसिड या इथोफेन, इसके पाउडर्स का एक्वस सोल्यूशन बना करके छिड़काव कर दिया जाता है और छिड़काव से जो थोड़ी थोड़ी एथिलीन रिलीज होती रहती है वो एथिलीन पौधों को मिलती है और उसका असर पड़ता है प्लांट पे, एग्रीकल्चर पे। तो एक्शंस एंड इफेक्ट्स जो मेनली देखे जाए एथिलीन के क्या हैं, तो पहले बताया कि राइपनिंग करना, और राइपनिंग के समय रेस्पिरेटरी रेट काफी बढ़ जाता है। तो गर्मी भी होती है जहां पर फल पक रहे होते हैं। अगर एक कमरे में फल रख दिए गए पकने के लिए, जैसे आम रख दिए गए, तो बहुत गर्मी होती है क्योंकि राइपनिंग के समय क्या होता है रेस्पिरेशन का रेट काफी बढ़ जाता है जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्रिक कहते हैं, और वो हीट प्रोड्यूस करता है। और टोमेटो एंड एप्पल में ऐसा सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया गया। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये एक मेन एक्शन एंड इफेक्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट होता है कि एथिलीन जो है प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, और अगर फ्लावरिंग को इनिशिएट किया, इंड्यूस किया, तो फ्लावर्स में फिर फ्रूट बनेगा। तो किसी बागान में, बाग में जितने भी पेड़ हैं, अगर वहां पर इथोफोन का इस्तेमाल किया जाए एथिलीन का, तो फ्रूट सेट जो है ना वो एक साथ हो जाएगा। यानी फ्लावरिंग होगा और फ्रूट एक साथ तैयार हो जाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन फ्रूट सेटिंग होगी। तो क्या होगा, एक साथ तैयार हुए फलों को निकाल करके कॉमर्शियल यूज के लिए भेजा जा सकता है। बहुत लंबे समय तक उसके केयर में जो मैन पावर है वो खर्च नहीं होगा। पाइन एप्पल्स एंड मैंगो में फ्रूट सेटिंग का सिंक्रोनाइजेशन और फ्लावरिंग इंड्यूसिंग इफेक्ट ये एथिलीन का देखा गया। फिर इनहिबिटरी एक्शन में क्या किए, जो पुराने लीव्स हो गई या फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं जो पक गए हैं, वो क्यों हुआ, क्योंकि एथिलीन जो है उनमें एजिंग सेनेसेंस और उनका गिरना यानी एब्सेशन कराता है। तो जो एज्ड, जिनकी एजिंग हो चुकी पुरानी लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को एब्साइज करना, उनमें सेनेसेंस कराना और गिराना, ये काम होता है एथिलीन का सही समय पे। और एथिलीन के एक्सेसिव प्रोडक्शन से कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कई प्लांट्स हैं उनकी सीड्स पतली पड़ जाती है, थिनिंग ऑफ सीड्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है प्रोडक्शन में कमी आती है। जैसे कॉटन्स की सीड थिनिंग कर देने से उसमें जो है फिर नुकसान होता है। चेरी, वॉलनट्स, इन सब में असर देखा जा सकता है अगर समय से पहले एथिलीन का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो। वर्टिकल ग्रोथ तो नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को एथिलीन जो है प्रमोट करता है। जैसे सीड जर्मिनेशन हुआ और उसका प्रिमोल निकला, तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इसको प्रमोट करता है एथिलीन। एक इसका इफेक्ट ये हो गया। और डोरमेंसी की कंडीशन जो होती है उसको इनहिबिट करता है एथिलीन, ये प्रमोटरी एक्टिविटी है। तो डोरमेंसी क्या है, हमने पहले भी कहीं न कहीं बताया हुआ है कि डोरमेंसी एक ऐसी स्टेज होती है जो कि एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि डोरमेंट सीड कहें तो सीड के अंदर एम्ब्रियो तो जिंदा है, लेकिन उसकी मेटाबॉलिज्म कम कर दी जाती है डोरमेंसी में, ताकि वो
ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन को इंतजार कर सके और उसको विथस्टैंड कर सके, उसके साथ एडाप्ट कर सके। तो जो डोरमेंसी की स्टेज है, जब जर्मिनेशन नहीं हो रहा होता है, उसको खत्म करता है एथिलीन। यानी एथिलीन डोरमेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को प्रमोट कराता है ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन पर। जैसे कि पीनट्स यानी मूंगफली के सीड में जर्मिनेशन का असर देखा गया एथिलीन का। और पोटैटो, आपने पोटैटो की स्प्राउटिंग कभी देखी होगी कि पोटैटो जो स्प्राउट करता है उसमें छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो जर्मिनेट करने लगते हैं और उस समय वो सिकुड़ा सा होता है और उसमें मीठापन होता है, जिसको कि सब्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो भी क्या है, तरह का जर्मिनेशन है, वो एथिलीन करवाता है। और इस दौरान पोटैटो में जो स्टार्च स्टोर रहता है उसको शुगर में कन्वर्ट करा देता है एथिलीन। तो वो शुगर से जो जर्मिनेशन हो रहा है उसके लिए न्यूट्रिशन सफिशिएंट मिलता है और इसलिए मीठा हो जाता है आलू। इसके अलावा प्लांट्स के इंटरनोड को बड़ा करना, इंटरनोड्स का एलोंगेशन और लीफ के पेटियोल्स का एलोंगेशन, ये असर देखा गया एथिलीन का राइस के प्लांट्स में। राइस यानी धान की खेती के लिए पानी अच्छा खासा चाहिए खेतों में, लेकिन कहीं अगर पानी का स्तर बढ़ जाए, वाटर लेवल बढ़ जाए और राइस जो है ना उसमें डूबने लगे तो भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि एयर में होना जरूरी है। अगर एयर में नहीं होगा प्लांट का हिस्सा तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा। तो ऐसे हालत में एथिलीन जो है राइस के प्लांट्स के इंटरनोड को लंबा करके और लीफ के पेटियोल को लंबा करके उसके ऊपर के हिस्से को एयर में ले आता है, जिससे कि ऑक्सीजन उसको मिलने लगता है। और रूट फॉर्मेशन इंड्यूस करना और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करवाना, ये भी एथिलीन करता है। और इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ता है प्लांट्स का, तो वो जाहिर है कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन प्लांट ज्यादा कर सकता है। तो ये कुछ एथिलीन के मेन एक्शन एंड इफेक्ट्स हैं। अब अगली बात हम बताएंगे आपको नेक्स्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में। एथिलीन के इफेक्ट्स में एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि एथिलीन प्रमोट्स फीमेलनेस इन प्लांट्स लाइक कुकुरबिट्स। तो कुकुरबिट इसी फैमिली के प्लांट्स में ये फीमेलनेस यानी फ्लावर में फीमेलनेस इंड्यूस करता है, जिससे क्या होगा कि फ्रूट का डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। अब आते हैं अगले हार्मोन एब्सिसिक एसिड पे। तो ये शॉर्ट में हमने लिखा है ABA। ABA का नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, ऑल्सो नोन एज एब्सिसिन, डॉर्मिन और इनहिबिटर बी, क्योंकि ये टोटली एक इनहिबिटरी प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है। इनहिबिटरी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और ये जिब्रेलिक एसिड के फंक्शनली एंटागोनिस्टिक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन या जिब्रेलिक एसिड जो बताया हुआ है उसके एक्शन के ये अपोजिट यानी एंटागोनिस्टिक एक्शन करता है। और एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी सबसे पहले एडिकॉट ने की थी 1960s में, और पता चला कि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में इनका फॉर्मेशन होता है। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एब्सिसिक एसिड बनते हैं। इसका काम क्या है कि अभी जो हम बता रहे डोरमेंसी और एब्सिशन। डोरमेंसी का मतलब फिर से एक बार बता दें कि मेटाबॉलिक रेट को इनहिबिट कर देना, जिससे कि बाहर के एडवर्स कंडीशन स्ट्रेसफुल कंडीशन को सीड, बड या पूरा प्लांट या कोई प्रोपेगेल ये बर्दाश्त कर सके, उसको टॉलरेट कर सके और फेवरेबल कंडीशन के आने का इंतजार कर सके। तो इसके काबिल बनाता है कौन, एब्सिसिक एसिड। यानी ये डोरमेंसी को रेगुलेट करता है और एब्सेशन करवाता है। एब्सेशन का मतलब कि हमने बताया ही कि जो एज्ड
प्लांट या उसके पार्ट्स हैं उनमें एब्सिशन यानी उनका गिरना ये रेगुलेट करता है। इस तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये हार्मोन स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए प्लांट या उसके पार्ट्स को अडैप्ट करवाता है, इसलिए इसको एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्लांट के सॉइल में वाटर की कमी है, वाटर कमी को क्या बोले, वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस जब हुआ तो क्या हुआ, एक एडवर्स स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई। ऐसी स्थिति में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है सेल्स में, और वो जो है लीफ में जो सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एब्सिसिक एसिड बना वो स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। अब स्टोमेटा क्लोज करा दिया तो प्लांट की हेल्प किया, क्योंकि क्लोजर ऑफ स्टोमेटा विल इनहिबिट द ट्रांसपिरेशन and inhibition or transpiration will be helpful for the plants because there is water deficiency or water stress। तो इस तरह से स्ट्रेस कंडीशन में इसने प्लांट को वाटर लॉस से बचा करके प्लांट की सुरक्षा की। ये एब्सिसिक एसिड के ये इतने मेन इफेक्ट्स होते हैं। अब इस चैप्टर का अगला आर्टिकल बताएंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का अगला आर्टिकल है फोटोपीरियोडिज्म। यहाँ पर लिखा हुआ फोटोपीरियोडिज्म, जहां कि फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट। फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट, और पीरियड का मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन। तो लाइट के ड्यूरेशन का क्या असर पड़ता है प्लांट्स पे, खासकर फ्लावरिंग पे, इसी को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म को सबसे पहले गार्नर एंड एलार्ड साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया टोबैको प्लांट में, और उन्होंने टर्म दिया फोटोपीरियोडिज्म का। फिर फोटोपीरियोडिज्म को एक बार हम फिर से बताएं कि लाइट का कितना ड्यूरेशन पड़ता है प्लांट्स को, और उसका असर जो है ना फ्लावरिंग पे पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि लाइट के ड्यूरेशन का असर पड़ा फ्लावरिंग पे, तो जाहिर है कि जिस ड्यूरेशन में लाइट नहीं मिला तो डार्कनेस भी तो है। तो जो फाइनल डेफिनेशन आ जाती है वो कि complete effect of alternate light and darkness duration on the plants on its flowering behavior। कि लाइट और डार्कनेस का जो मिला जुला के असर पड़ता है प्लांट्स के फ्लावरिंग रिस्पॉन्स पे, इसी को बोलते हैं क्या, फोटोपीरियोडिज्म। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखिए एक छोटे से डायग्राम से बता रहे हैं कि ये प्लांट की लीफ है और लीफ पे लाइट और डार्कनेस अल्टरनेट पड़ रही है। जब लाइट पड़ रही तो डार्कनेस नहीं, जब डार्कनेस है तो लाइट नहीं है। तो लाइट और डार्कनेस के मिला जुला असर जो होता है लीफ पे, तो उस लीफ के अंदर फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोनल सब्सटेंस बनता है। और यही बात चैलाख्यान नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि फ्लोरिजन हार्मोनल सब्सटेंस जो है लीफ में बनता है, और ये फ्लोरिजन लीफ में बनने के बाद फिर जो है ये मूव कर जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम पे, और शूट एपिकल मेरिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टम बाय फ्लोरिजन, एंड दैट फ्लोरल मेरिस्टम में बड बनेगी और बड से फ्लावर ओपनिंग हो जाएगी, यानी एंथेसिस हो जाएगी। तो इस तरह से लाइट और डार्कनेस के ड्यूरेशन के इफेक्ट से क्या होता है, फ्लोरिजन लीफ में बन करके शूट के एपेक्स पे जाकर के फ्लावरिंग करा देता है। इसी ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस पे जो फ्लावरिंग डिपेंड कर रही है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अब फोटोपीरियोडिज्म में किस तरह के प्लांट्स को ज्यादा लाइट चाहिए, किसको ज्यादा डार्कनेस चाहिए, या कोई इस पे डिपेंड नहीं करती हैं अपने फ्लावरिंग को, इस आधार पे 3 तरह के प्लांट्स और उनके बिहेवियर ये कंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 यहाँ पर है LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको कि एक क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक का टाइम चाहिए। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करती है क्रिटिकल फोटो पीरियड को। तो 8 से 10 घंटे जो है ये क्रिटिकल फोटो पीरियड मान लिया जाए। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी ज्यादा अगर लाइट मिलती है तब इनमें फ्लावरिंग होती है, तो इनको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। ये लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग तभी होती है जब एक क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी ज्यादा उनको लाइट का ड्यूरेशन मिले, और अगर इससे कम ड्यूरेशन मिला तो देयर इज नो फ्लावरिंग। क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिला तो फ्लावरिंग नहीं होगी, इससे ज्यादा लाइट का ड्यूरेशन मिला तो फ्लावरिंग होगी। ऐसे प्लांट्स को क्या कहे, लॉन्ग डे प्लांट, जैसे कि वीट और ओट इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम पीरियड तक का लाइट चाहिए, यानी इनको डार्कनेस ज्यादा चाहिए, तब इनमें फ्लावरिंग होती है। और अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिल गई तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है।
राइस और पोटैटो जैसे प्लांट्स ये जो है शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं, जिनको कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम मिले लाइट या ज्यादा मिले, फ्लावरिंग पे उन पे असर नहीं पड़ता, जैसे सनफ्लावर, टोमेटो, मेज इस तरह से हैं, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। तो इनकी फ्लावरिंग फिनोमेना ये लाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जब इनमें वेजिटेटिव पीरियड खत्म हो जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो खुद ब खुद इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। ये रहा फोटो पीरियोडिज्म। अब लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का हम आपको बताएंगे क्या, वर्नेलाइजेशन या स्प्रिंगाइजेशन। तो वर्नेलाइजेशन या स्प्रिंगाइजेशन, इस टर्म को सबसे पहले लाइसेंको नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वर्नेलाइजेशन को हिंदी में बसंतीकरण कहते हैं, और बसंतीकरण जो है ये बसंत ऋतु से संबंधित है। स्प्रिंगाइजेशन यानी बसंत ऋतु, इससे बना हुआ है ये शब्द बसंतीकरण, स्प्रिंगाइजेशन या वर्नेलाइजेशन। तो अब इसको समझाएंगे इस तरह से। पहले हम एग्जाम्पल लें कुछ सीरियल्स का। सीरियल्स जैसे कि व्हीट, राई, ओट्स, ऐसे कुछ सीरियल्स हैं। ये एनुअल यानी एक साल के मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं, जो साल भर की लगभग एक साल यानी एक ही सीजन में इनमें फ्लावरिंग होती है और ये इनका लाइफ मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। तो ऐसे सीरियल्स की दो वैरायटी होती हैं। फिर से एक बार बताएं कि सीरियल्स लाइक व्हीट, राई एंड ओट्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैरायटी। एक होती है विंटर वैरायटी और एक होती है स्प्रिंग वैरायटी। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, स्प्रिंग वैरायटी एंड विंटर वैरायटी ऑफ सीरियल्स। स्प्रिंग वैरायटी जो होती है, इसको स्प्रिंग सीजन में इसके सीड बोए जाते हैं। सीड बोए गए और वो जर्मिनेट किए, और स्प्रिंग सीजन के थोड़े दिन बाद समर आ जाती है यानी गर्मी का सीजन, और ये पूरी तरह से इनमें जो वेजिटेटिव फेज है कंप्लीट होकर के ये मैच्योर होकर के और फसल तैयार हो जाती है। फिर इनके फसल के फायदे उठाए जा सकते हैं, इनको काट करके इनके अनाज को निकाला जा सकता है। यानी स्प्रिंग वैरायटी को बहुत कम समय तक खेत में रखना पड़ता है और जल्दी ये फसल तैयार हो जाती है। इन्हीं सीरियल्स की दूसरी वैरायटी होती है विंटर वैरायटी, जिसको कि विंटर यानी सर्दी के सीजन से गुजरना पड़ता है। और विंटर शुरुआत होने से पहले ही इनको ऑटम सीजन में सितंबर अक्टूबर में बो दिया जाता है सीड को। सितंबर अक्टूबर के ऑटम सीजन जब इनको बोया गया, थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट किए, और जर्मिनेट होते होते क्या होता है, विंटर सीजन आ जाता है सर्दी का। और विंटर सीजन में इनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। पूरी सर्दी के दौरान ये बस मामूली अंकुरित होकर के पड़े रहते हैं, पूरे खेत में कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे विंटर सीजन खत्म होता है ये ग्रो करने लगते हैं, और समर आते आते फिर पूरा पौधा लंबा होकर के तैयार हो जाता है और फसल तैयार हो जाती है। अब आप देखो कि टाइम किसमें ज्यादा लगा। उन्हीं सीरियल्स की दो वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटी बहुत कम समय में तैयार हो जा रही है और विंटर वैरायटी ज्यादा टाइम तक खेत में छोड़नी पड़ रही है, जबकि सेम सीरियल्स की दो वैरायटी हैं। अब अगर किसान ये चालाकी करें कि भाई विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी के साथ मिक्स करके स्प्रिंग सीजन में बो दें, तो भी कम महीनों में तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों वैरायटीज अलग अलग हैं। अब सोचना ये है कि उन्हीं सीरियल्स की विंटर वैरायटी ये स्प्रिंग वैरायटी के साथ सक्सेस क्यों नहीं होती, यानी स्प्रिंग में अगर इसको बो दिया जाए तो ये फसल क्यों खराब हो जाती है या डेवलप नहीं करती। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इन सीरियल्स की जो विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी क्या है क्यों, यानी जरूर विंटर का कुछ ताल्लुक है। विंटर का मतलब क्या भाई, लो टेम्परेचर। तो जब जो है सितंबर अक्टूबर के ऑटम सीजन में इन बीजों को बोया गया, मामूली अंकुरण हुआ, जर्मिनेशन हुआ, तो जब वो विंटर सीजन आया तो कोल्ड टेम्परेचर जो होता है वो इनके एपिकल मेरिस्टम पे जाकर के वर्नेलिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है, और वो इंडक्शन एक तरह का, मतलब वर्नेलिन जो है उस स्टिमुलस को बोलते हैं जो कोल्ड ट्रीटमेंट से आया। तो जो कोल्ड स्टिमुलस है वर्नेलिन, उसकी वजह से इनमें मैच्योरिटी आती है और वो आगे की इनकी वेजिटेटिव फेज को जो है ना पूरा करा के मैच्योर फेज लाने में हेल्प करता है। तो फिर अगर ये नेचुरल कोल्ड जरूरी है इनके लिए, तो फिर यही हम आर्टिफिशियल कुछ तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इस विंटर वैरायटी को
थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए, जहां पर कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इन्हें मिले तो नेचुरल सर्दी वाला माहौल मिल जाएगा और उससे कोल्ड स्टिमुलस वर्नेलिन इनको मिल जाएगा। तो स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड को जब कुछ दिन तक 0 से 4 डिग्री चिलिंग टेम्परेचर पर रखा गया तो वही नेचुरल सर्दी वाला स्टिमुलस इनको मिलता है और जो कुछ भी असर होना हो जाता है। और उसके बाद अगर इनको स्प्रिंग सीजन में डाला जाए तो ये बहुत आराम से ग्रो कर गए और समर में आते आते तैयार हो जाते हैं। यानी सिर्फ एक कोल्ड या चिलिंग ट्रीटमेंट से जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया गया, वेजिटेटिव फेज को कम करके रिप्रोडक्टिव मैच्योर फेज को जल्दी ऑनसेट करा दिया गया। यही जो प्रोसीजर किया जाता है कोल्ड ट्रीटमेंट का, इसी को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। हम फिर से एक बार बताएं कि वर्नेलाइजेशन क्या है। वर्नेलाइजेशन ये है कि स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड या बर्ड्स को चिलिंग टेम्परेचर कुछ टाइम का दे करके उसके वेजिटेटिव फेज को कम करके मैच्योरिटी फेज को जल्दी ले आना, जिससे कि वो कम समय में तैयार हो जाएं, इसी को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। और ये सक्सेसफुली हुआ इन सीरियल्स में। फिर कुछ बाइएनियल यानी द्विवर्षीय जो 2 साल में लगभग एक बार फ्लावरिंग करके तैयार होते हैं, बाइएनियल मोनोकार्पिक प्लांट्स में भी ये सक्सेसफुली देखा गया, जहां पर कैरट यानी गाजर, सुगर बीट, चुकंदर और कैबेज, गोभी, इनमें जो है यही इनके बर्ड्स में चिलिंग ट्रीटमेंट वर्नेलाइजेशन करके उनके वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट करके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को जल्दी लाया गया और कम समय में उन फसलों को तैयार किया गया। ये होता है वर्नेलाइजेशन, शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव फेज एंड हार्टनिंग ऑफ द मैच्योरिटी। कम समय में फसलों को तैयार करने का एक तरीका होता है वर्नेलाइजेशन। This was the last article of this chapter, Plant Growth and Development.